दोस्तों, हमारे लोकप्रिय चैनल इंग्लिश आसानी से में एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछले लेसन्स में हमने आपको वाक्य की रचना बताई थी। उसको हमने आपस में समझने की कोशिश करी थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। आज हम उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपने कई बार देखा होगा और हमारे पिछले लेसन्स में भी ऐसा हुआ है कि जब कोई सामान्य वाक्य हम लेते हैं तो उसमें कर्ता को हम एक नाम से राम, रमेश, मदन, मोहित इस तरह एक नाम देकर और वाक्य की रचना करते हैं। जैसा कि वाक्य में होता ही है, कोई ना कोई काम होता है, किसी न किसी काम का जिक्र होता है जिसे हम वर्ब कहते हैं, और उस काम को करने वाला भी होता है कोई ना कोई जिसे हम कर्ता या सब्जेक्ट कहते हैं। और अपने पिछले लेसन्स में हमने एक नाम लेकर या कोई संज्ञा लेकर, जैसे कहीं हमने अनुभव को लिया, कहीं हमने कोई नाम ले दिया, कर्ता को समझाने की कोशिश करी। आज हम देखेंगे कि कई बार कर्ता को समझाने वाले या कर्ता का बोध कराने वाले एक शब्द नहीं होते बल्कि एक से ज्यादा शब्द होते हैं। कर्ता फिर भी कर्ता ही रहता है, उसकी जगह वाक्य में वही रहती है, चाहे वो एक शब्द से समझाया जाए, चाहे वो एक से ज्यादा शब्द से समझाया जाए। तो आज हम एक से ज्यादा शब्द से कर्ता का बोध कराने वाले वाक्य लेंगे। जैसे हमने यहाँ एक साधारण वाक्य लिया, वह दिल्ली में रहता है। तो यहाँ वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, रहने का। उसे करने वाला कौन है, वह, और ऑब्जेक्ट यानी कर्म दिल्ली है। तो वह यहां पर सब्जेक्ट है। अब ये वह एक शब्द में भी समझाया जा सकता है और ये कई शब्दों में भी समझाया जा सकता है, इसका बोध कराया जा सकता है। जहां हमें कर्ता को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत हो, ज्यादा विस्तार से समझाने की जरूरत हो किसी को बताने के लिए। मान लीजिए मेरे 4 भाई हैं। अब मेरे एक भाई का नाम रमेश है। जो उसे जानता है या उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, भाई आजकल रमेश कहाँ रहता है, तो मैं ये कहूँगा कि वह दिल्ली में रहता है। लेकिन अब कोई कहेगा, अच्छा भाई आपके 4 भाई हैं तो दिल्ली में कौन रहता है? तो मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँगा? मेरा भाई रमेश दिल्ली में रहता है। यहाँ मैंने दिल्ली में रहने वाले अपने भाई के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए, ये बोध कराने के लिए कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो अपने उस भाई के लिए कह रहा हूँ जो दिल्ली में रहता है। तो हमने यहाँ पर एक से ज्यादा शब्द इस्तेमाल किए। मेरा भाई रमेश, यहां पर इतने ज्यादा शब्द इस्तेमाल करने से कोई कर्ता बदल नहीं गया, कर्ता वही है, वह, सब्जेक्ट वही है। यहां वह को ही विस्तार से समझाया गया है, तो यहां हमने ज्यादा शब्द यूज किए। मेरा भाई रमेश है तो वो ही, यानी वो एक शब्द में भी समझाया जा सकता था, वो एक से ज्यादा शब्दों में भी समझाया जा सकता है वो कर्ता ही। वो सारे शब्द सिर्फ कर्ता को ही समझा रहे हैं और वाक्य में उसका स्थान वही होगा, जो उन सारे शब्दों का स्थान वही होगा जो कर्ता का होता है। तो वाक्य के शुरू में वही आएगा, मेरा भाई रमेश, माई ब्रदर रमेश। तो सब्जेक्ट जो है वो यहां पर 3 शब्दों का हो गया, लेकिन है ये सब्जेक्ट ही और इसकी जगह वाक्य में वही है। इसको हम और फैलाते हैं और विस्तृत करते हैं। तो मान लीजिए मेरे चारों भाई में एक इंजीनियर है, एक फौज में है, एक डॉक्टर है और एक कोई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। तो अब मुझे उसको और विस्तार से समझाना है कि जो मेरा भाई दिल्ली में रहता है, तो मैं क्या कहूँगा? मेरा भाई रमेश जो डॉक्टर है।
ये सारे शब्द, ये 6 के 6 शब्द किसको समझा रहे हैं, किसका बोध करा रहे हैं? वह कौन? मेरा भाई रमेश। मेरा भाई रमेश जो डॉक्टर है, एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, एक ही कर्ता का वो बोध करा रहे हैं, इसलिए सब मिलकर सब्जेक्ट ही हैं और वाक्य में उनकी जगह वही है जो सब्जेक्ट की होती है, बाकी वाक्य वही है। रहना क्रिया वर्ब, दिल्ली ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हिंदी में वही नियम बना SOV, और अंग्रेजी में फिर वही नियम बना, चाहे हमने एक ही शब्द इस्तेमाल किया है, चाहे हमने एक से ज्यादा शब्द इस्तेमाल किए हैं। रूल वही रहा, शब्द बढ़ गए, नियम वही रहा। यहां भी SVO, यहां S इतना बड़ा हो गया कि इसमें 3 शब्द हैं, लेकिन नियम यहां भी वही है। लिव्स वर्ब O दिल्ली, तो यहां भी SOV, अब और ज्यादा एक्सपेंड हो गया, विस्तृत हो गया। मेरा भाई रमेश जो डॉक्टर है, दिल्ली में रहता है। सेम, ये सारे शब्द मिलके सब्जेक्ट का ही बोध करा रहे हैं, कर्ता का ही बोध करा रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट की ही जगह पर है। दिल्ली ऑब्जेक्ट है, रहना वर्ब है, हिंदी में फिर वही हुआ SOV, और अंग्रेजी में वही माई ब्रदर रमेश हु इज अ डॉक्टर। ये सारे शब्द मिलकर कर्ता का ही बोध करा रहे हैं, तो ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। और इसके बाद वर्ब, रहना लिव्स, और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिल्ली, वही रूल हुआ SVO। तो आप कभी भी ये देखें कि कर्ता के स्थान पे उसको बड़े विस्तार से कई शब्दों के साथ समझाया जा रहा है, बहुत लंबे वाक्य में समझाया जा रहा है, तो कंफ्यूज ना हो, है वो कर्ता ही, और उसकी जगह सेंटेंस में वही होगी, सेंटेंस को लिखने का रूल भी वही होगा। तो यहां हमने समझा कि हम कर्ता को, कई बार ऐसा होता है रहने वाली जगह को भी, जो यहाँ पर दिल्ली है, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसको भी हम कई शब्दों में समझा सकते हैं, और ऐसी क्रिया को भी हम एक से ज्यादा शब्दों में समझा सकते हैं। बट दैट, वो चीज आपको कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए, उसको हम आगे के लेसन्स में लेंगे। सो दिस इज इट, SVO का जो रूल है, आज मुझे लगता है आपको पहले से और बेहतर समझ में आया होगा। आज हम एक चीज और लेंगे यहां पर, कि हमारे बोलने में स्पष्टता होनी चाहिए, हम कहना क्या चाहते हैं। जितना स्पष्ट हम बोलेंगे और जितना स्पष्ट हम दूसरे की बात को समझेंगे, उतना ही हमारे बीच का संचार या कम्युनिकेशन या बातचीत मीनिंगफुल होगी, अर्थपूर्ण होगी, एक दूसरे से बेहतर समझ में आएगी, समय भी बचेगा। तो यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक बहुत साधारण सी बात होती है, जब कोई नया आदमी आपसे मिलता है तो वो पूछता है आप क्या करते हो, आजकल आप क्या करते हो, ये जनरली आप क्या करते हो, एक जनरल सा क्वेश्चन होता है, आप क्या करते हो, सामान्य प्रश्न पूछा उसने। तो जिस समय वो आपको मिला और जिस समय वो आपसे पूछ रहा है, उस समय हो सकता है आप
बाजार में हो सकता है आप खेल रहे हो सकता है आप खाना खा रहे हो, लेकिन आप अगर स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो सामान्य रूप से आप क्या कहेंगे कि मैं पढ़ता हूँ। हालांकि उस वक्त आप पढ़ नहीं रहे होते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि मैं पढ़ता हूँ। आप छात्र हैं, आप सामान्य रूप से पढ़ाई करते हैं, तो मैं पढ़ता हूँ कहेंगे। लेकिन जब आप खाना खा रहे होते हैं, फिर कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हो, पर तो आपका जवाब वही होगा कि मैं पढ़ता हूं। लेकिन क्या कर रहे हो, अगर वो ये पूछता है तो आप क्या जवाब देंगे? मैं पढ़ रहा हूं, या मैं खेल रहा हूं, या मैं सो रहा हूं? नहीं, आप ये जवाब नहीं देंगे। आप उस वक्त यही जवाब देंगे, मैं खाना खा रहा हूं। क्योंकि जब रहा है किसी वाक्य में लग जाता है, तो वो वास्तव में आपसे ये जानना चाह रहा है कि जिस वक्त उसने ये प्रश्न पूछा, उस वक्त आप क्या कर रहे हैं। एट द मोमेंट ऑफ हिज आस्किंग द क्वेश्चन, उस पल में, उस समय के उस पीरियड में आप क्या कर रहे हैं, तो आपको उत्तर वही देना होगा जो वास्तव में आप उस वक्त कर रहे होंगे, ना कि जो आप सामान्यतः करते हैं। तो ऐसी स्पष्टता हमारी बातचीत में होनी चाहिए, दूसरे की बात समझने में भी, अपनी बात कहने में भी। अगर ऐसी स्पष्टता बनी रहेगी तो हम आसानी से एक दूसरे की बात, हमारे बीच का जो कम्युनिकेशन है, जो संचार है, बातचीत है, वो अर्थपूर्ण होगा। हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे, अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ आपने हमारे पिछले लेसन्स से थोड़ा सा फर्क देखा होगा, जो हमने यहाँ बोर्ड पर लिखा है कि पिछले लेसन्स में हमने सब कुछ बड़े अक्षरों में, अंग्रेजी में जो भी लिखा था वो कैपिटल लेटर्स में लिखा था। वो सिर्फ इसलिए था ताकि हम और आप एक बार साथ में फ्लो में आ जाएं और आपको इस लिखे हुए को देखने की आदत पड़ जाए, अभ्यास हो जाए। तो सिर्फ इसलिए हम उसको कैपिटल लेटर्स में लिख रहे थे। लेकिन इस लेसन से हम उसको वैसे ही लिखेंगे जैसा नियमानुसार अंग्रेजी में लिखा जाता है, जहाँ पर वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होता है, या प्रॉपर नाउन जो भी होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है, उसकी शुरुआत कैपिटल से होती है। तो अब हम इसी तरह से इसमें लिखेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको दिखाई देने में स्पष्ट रहे जैसा अब तक रहा है, और समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, आज आपने और बेहतर तरीके से सब्जेक्ट की पोजीशन वाक्य में क्या होती है, उसका बोध एक शब्द या एक से ज़्यादा शब्दों में कराया जा सकता है, इस बात को पहले से बेहतर समझा। हमें पूरी उम्मीद है कि ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो हमारे चैनल इंग्लिश आसानी से को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों, परिजनों, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और हमारी पूरी कोशिश है कि जैसा हम इस चैनल में वादा कर रहे हैं आपसे कि बहुत कम समय में और बहुत आसानी से हम आपको अंग्रेज़ी बोलना लिखना सिखा देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले लेसन में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए विदा।